गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुमित रिंगवाल हूँ और हम आज डिस्कस करने वाले हैं फोटो केमिस्ट्री। इससे पहले हमने फोटो केमिस्ट्री में डिस्कस किया था फोटो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में और फोटो केमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल उन सब के बारे में हमने बात की थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ फोटो केमिस्ट्री, कौन कौन से लॉ फोटो केमिस्ट्री में होते हैं एक, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे क्वांटम यील्ड के बारे में। क्वांटम यील्ड क्या हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए और आपका रिस्पांस मुझे मोटिवेट करेगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री। लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री में कौन कौन से लॉ होते हैं वो हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जब हम फोटो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली हम दो तरीके की लॉ की बात करने वाले हैं। दो तरीके के लॉ हम फोटो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहला जो होता है हमारे पास वो होता है आपके पास ग्रोथस ड्रैपर लॉ। पहला लॉ होता है ग्रोथस ड्रैपर लॉ होता है और इसी को हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री भी कहते हैं, फोटो केमिस्ट्री भी कहते हैं। दूसरा जो लॉ हमारे पास है वो है आपके पास स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। सेकंड लॉ है हमारे पास स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, और स्टार्क आइंस्टाइन लॉ होता है, इसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। तो दो लॉ होते हैं आपके पास। पहला होता है ग्रोथस ड्रैपर लॉ, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। सेकंड लॉ होता है आपके पास स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, जिसको आप क्या कहते हैं? सेकंड लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। तो ग्रोथस ड्रॉपर लॉ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली जो लॉ था, ये लॉ है, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था। पहला साइंटिस्ट है आपके पास ग्रोथस ने इसको थ्योरेटिकल लॉ दिया था। ये थ्योरेटिकली दिया था ग्रोथस ने। इस जो थ्योरेटिकल जो स्टेटमेंट है वो ग्रोथस ने दिया था 1818 में। और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके पास ड्रैपर ने 1841 में इस लॉ को उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया। मतलब ग्रोथस ने थ्योरेटिकली बताया कि भाई कि आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है, और ड्रैपर ने उसको जो ग्रोथस ने जो बात को कहा, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उस स्टेटमेंट का क्या किया? एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन दिया। किसने? आपके ड्रैपर ने। तो बेसिक से इतनी सी बात हो गई है। बेसिक अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस लॉ में वो कहते क्या हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो ग्रोथस ड्रॉपर जो आपका लॉ है, जिसको आप फर्स्ट लॉ भी कह रहे हैं, वो क्या किस चीज के बारे में आपको बताता है, उसको देखते हैं। तो आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है या सेल है, कोई भी चीज है, और इसके अंदर क्या है? आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है। रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट है जिनको आपके पास रिएक्शन करनी है। अगर इस पे रेडिएशन को एक्सपोज किया जाए, रेडिएशन को क्या किया? एक्सपोज किया जाए। मान ले मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन मिक्सर में आपका अगर क्या किया जाए लाइट को क्या किया जाए? एक्सपोज किया जाए, रेडिएशन को एक्सपोज किया जाए। तो यहाँ पे दो चीजें होती है। आपका कुछ लाइट जो होती है वो क्या होती है? आपके पास सम पार्ट ऑफ लाइट इट इज गेट एब्जॉर्ब, उसका वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब होती है। और बाकी जो लाइट होती है वो क्या होती है? ट्रांसमिट होती है या रिफ्लेक्टेड होती है। तो कुछ लॉ जो एनर्जी मतलब क्या हो गया कि उस लाइट का कुछ पार्ट क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब होता है, और बाकी जो पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका ट्रांसमिट होता है। तो जो जितनी लाइट आपकी एब्जॉर्ब हुई है वो लाइट क्या करती है? एब्जॉर्ब पार्ट जो लाइट का होता है या रेडिएशन का होता है, उसी से आपकी केमिकल रिएक्शन, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन, उसी से आपके पास क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। और जो ट्रांसमिटेड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उससे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है।
तो ये बेसिक सी बात हो गई है। हमने कहा मान लीजिए कोई रिएक्शन मिक्सर है, कोई कंटेनर है जिसमें आपने रिएक्शन मिक्सर को रखा हुआ है। जब आपका रेडिएशन इस रिएक्शन मिक्सर पे फॉल करता है तो जो लाइट होती है, सम पोर्शन ऑफ द लाइट गेट एब्जॉर्ब, कुछ हिस्सा लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ हिस्सा आपका ट्रांसमिटेड होता है या रिफ्लेक्टेड होता है। तो जो एब्जॉर्ब वाला पोर्शन होता है वो कैपेबल होता है केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने का, और जो ट्रांसमिटेड वाला हिस्सा होता है वो आपका केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। तो ये ग्रोथस और ड्रैपर ने क्या किया, बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, और जो स्टेटमेंट कहता है कि ओनली absorbed part of a radiation, absorbed part of radiation is capable of performing chemical reaction। सिर्फ आपका लाइट का वो हिस्सा जो क्या हुआ है, आपका एब्जॉर्ब हुआ है, वही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ओनली द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएशन इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन। तो वो केमिकल रिएक्शन को क्या करने में क्या करता है, वो वही वाला पार्ट जो होता है लाइट का, वो क्या करता है, आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। ट्रांसमिटेड वाली जो लाइट होती है वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी, मान लीजिए जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ये जरूरी नहीं है कि 100% सर्टेन नहीं है कि वो जो जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हुआ है वो आपका केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करे। तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास कि आपकी केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्शन कंडीशन होनी चाहिए। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथस ड्रैपर लॉ कहते हैं। और ये कहता है कि ओनली एब्जॉर्ब्ड portion of radiation is capable of performing chemical reaction. So this law is said to be first law of photochemistry। तो जब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो ये फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या है, वो है आपके पास स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इज योर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, या और ये लॉ आपका 1905 में दिया गया था, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। तो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है, पहले समझ लेते हैं फिर स्टेटमेंट पे आएंगे। मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी, दो रिएक्टेंट हैं, ए और ए कोई रिएक्टेंट है। तो होता क्या है बेसिकली कि इन दोनों में से कोई भी एक क्या करता है, आपका लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एनी ऑफ द वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इन दोनों में से कोई भी एक लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो क्या हो जाता है, आपका एक्साइटेड होता है। ए अगर लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। मान लीजिए आपके पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, तो ए और बी में से कोई भी ए क्या करेगा, लाइट को, वन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। अब वो जो एक्साइटेड वाला मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे वाले रिएजेंट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। वो जो एक्साइटेड वाला मॉलिक्यूल वो प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं आपके पास कि A प्लस एच म्यू इज इक्वल टू बी। तो प्रोडक्ट कैसे, अगर आपका ए से बी कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वो कैसे बना होगा, ए ने पहले वन फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, वो जो फोटोन होगा वो क्या करेगा, वो कॉल्यूजन करेगा और वो क्या करेगा, आपको उसमें थर्मल एनर्जी को जनरेट करेगा और उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। फिर से समझ लेते हैं, ए जो होगा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइटेड हो जाएगा, वो रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी मॉलिक्यूल, जो भी स्पीसीज, जो भी रिएक्टेंट आपका लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो एक्साइटेड हो जाएगा और वो एक्टिवेटेड हो जाएगा रिएक्शन के लिए। और जो एक्टिवेटेड स्पीसीज आपका है वो दूसरे स्पीसीज के साथ क्या करेगा, कॉल्यूजन करेगा। मान लीजिए आपके पास ए ये है और ये ए है आपके पास, ये आपके पास बी है।
ए अगर आपका लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ए लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ए एक्साइटेड हो जाएगा और ये बी के साथ कलिजन्स करेगा, बी के साथ टकराएगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, थर्मल एनर्जी पे बदल देगा और तब आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका कि फोटोन आपका कि क्या होता है कि आपका क्या होता है कि फोटोन को कोई भी एक रिएक्टेंट आपका लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो एक्साइटेड होता है, वो एक्साइटेड होने के बाद वो कॉल्यूजन्स करता है दूसरे के साथ और इस तरीके से वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ स्टेट करता है ईच मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। तो स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है, स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ कहता है कि आपका स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ कहता है, अब स्टेटमेंट में आते हैं, each molecule taking part in chemical reaction absorb one photon and it is activated for a reaction, activated for reaction। मतलब क्या होता है कि जो आपका क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। और एक्टिवेटेड एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड एक्टिवेटेड and that activated species जो एक्टिवेटेड होगा वो क्या करेगा, स्पीसीज collides with other to perform chemical reaction। कहने का मतलब ये है, इसको मैं सिंपल भाषा में कहूं, मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, तो वो क्या करता है, ए क्या करता है, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो एक्साइटेड होता है, वो बी के साथ क्या करता है, जो एक्साइटेड वाला ए जो है वो बी के साथ रिएक्शन करता है, बी के साथ कॉल्यूजन करता है, कॉल्यूजन्स की वजह से उसमें थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो ये लॉ कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, आपका स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ कहलाता है। ये स्टेटमेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया है, यहाँ पे दो चीजें आती है, प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस एंड देयर स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ में जो प्राइमरी प्रोसेस होती है, तो बेसिकली प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है आपका, प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। प्राइमरी प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, और सेकेंडरी जो प्रोसेस होती है, जो आपकी सेकेंडरी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है आपका, जो एक्टिवेटेड स्पीसीज जो होता है, एक्टिवेटेड जो स्पीसीज होता है, जिसने लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया है, वो क्या करता है, ट्रांसफर थर्मल एनर्जी विद अदर, थर्मल एनर्जी विद अदर, वो दूसरे के साथ क्या करता है, थर्मल एनर्जी को क्या करता है, इनको ट्रांसफर करता है। मान लीजिए ए है, उसने h म्यू लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो ए एक्साइटेड में चले गया, तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी प्राइमरी प्रोसेस है, और ए जो है एक्टिवेटेड जो है वो बी बनाता है प्लस h म्यू, तो ये वाली जो कंडीशन है वो सेकेंडरी प्रोसेस है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि A प्लस एच म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है, B प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये दो स्टेप में हुई है। पहला है आपका एक्टिवेटेड स्टेप और दूसरा होता है आपका, पहले स्टेप में एक्टिवेट होगा, दूसरे स्टेप में वो क्या करेगा, कॉल्यूजन करके थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया है स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ। अब मैं एक टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम फोटोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वांटम यील्ड के बारे में, सो बेसिकली व्हाट इज क्वांटम यील्ड।
क्वांटम यील्ड हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वांटम यील्ड होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीसीज रिएक्टिंग और फॉर्मिंग। कितनी स्पीसीज आपकी रिएक्ट कर रही हैं या कितनी स्पीसीज आपकी फॉर्म हो रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। आपका कितनी स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं आपस में, और कितनी स्पीसीज या आपकी कितनी स्पीसीज बन रही है, और डिवाइडेड बाय आपने उसने कितना फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली फाई तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, फाई समझ गया। मान लीजिए H2 plus Cl2 in presence of H mu is equals to twice HCl। मैं यहाँ पे दो स्पीसीज आपकी क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे फॉर्म भी 2 ही हो रही है, तो उसकी समस्या नहीं है, तो हम फाई निकाल सकते हैं। मान लीजिए तो नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्टिंग 2, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मिंग 2, तो बिकॉज वी आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ योर HCl, सो 2 डिवाइडेड बाय योर कितना हो जाए, मान लीजिए वो 2 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, लेट अस कंसीडर 2 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फाई कितना हो जाएगा 1। और जो रिएक्शन स्टार्क आइंस्टाइन लॉ को फॉलो करती है उनके लिए फाई 1 होता है, और जिनके कुछ केसेस में फाई आपका ग्रेटर देन 1 भी होता है, किस केसेस में फाई आपका लेस देन 1 होता है। जिसमें ग्रेटर देन होता है वहां पे यील्ड जो होती है हाई यील्ड होती है, और जहां पे लेस देन 1 होता है वहां पे क्या होती है, लो यील्ड आपके पास होती है। लो यील्ड कब होगा, मान लीजिए कि आपने एब्जॉर्ब लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, लो यील्ड के केस में लाइट को आपने ज्यादा एब्जॉर्ब किया और आपने मॉलिक्यूल जो बनाए वो कम बनाए, तो यील्ड क्या होगी, क्वांटम यील्ड क्या होगी आपकी, कम होगी। लेकिन अगर आपने क्या किया, लाइट को आपने लेस अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो हायर हो रहे हैं, तो यील्ड क्या होगी, बेसिकली आपकी हायर होगी, यील्ड आपकी हायर होगी। ठीक है, तो ये था क्वांटम यील्ड का कॉन्सेप्ट, बस इतना सा ही है। क्वांटम यील्ड में कुछ ज्यादा देखने के लिए नहीं है। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ में मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, बेसिकली जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है एच म्यू, क्योंकि वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है ना, क्योंकि और हम क्योंकि रिएक्टेंट की जो यूनिट होगी वो पर मोल में होगी, तो मैं यहाँ पे n इंटू एच म्यू, n क्या है आपके एवोगाड्रो नंबर, n आपका एवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू पे 6.02 इंटू 10 टू रेज 23। आपका प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 टू रेज -34 जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे आपकी c की वैल्यू है 3.8 इंटू 10 टू रेज -8 सेकेंड, 3.8 10 टू रेज -8 सेकेंड। तो जब मैं ये सब वैल्यू अच्छा म्यू की जगह पे मैं c अपॉन लैम्डा रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ एनर्जी हो जाएगी n इंटू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। तो h आपका कांस्टेंट, n कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो एनर्जी के लिए जो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है तो वो आता है 2.859 अपॉन लैम्डा इंटू 10 टू रेज 5 किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी की वैल्यू हो गई आपके पास, ये एनर्जी की वैल्यू हो गई है। ठीक है जी, तो ये इतनी सी बात हो गई है एनर्जी की वैल्यू। यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, उस वेव जो आपने फोटोन एब्जॉर्ब किया है उस फोटोन की वेवलेंथ है कि कितनी एनर्जी का उसकी वेवलेंथ है एनर्जी, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, और क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए उसके बारे में भी बताइए। थैंक यू।